राजस्थान चुनाव से पहले ईडी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को फंसाने के चक्कर में क्या कांग्रेस की मदद कर दी और पुराने मनमुटाव दूर कर दिए? वरना क्यों वैभव गहलोत के बचाव में सचिन पायलट मैदान में उतरते? और क्या जीजी के जरिए जोधपुर जीतने का प्लान गहलोत कर रहे हैं? और क्यों मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस पीछे फिसलती नजर आ रही है? इन सवालों के अलावा आज के वीडियो में बात करेंगे सभी पांचों राज्यों के चुनाव की। खबरें चुनाव से के तीसरे एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे, अब हम मैं समझता हूँ पीछे नहीं है, काफी आगे बढ़ चुके हैं। मित्रों, आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने का चुनाव है। शुरुआत करते हैं राजस्थान की खबरों से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी के छापों ने सियासी तूफान मचा दिया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने समन भेजा। इसी संदर्भ में सीएम अशोक गहलोत ने वैभव पर लगे सभी आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा था कि सिर्फ खबरों में लाने के लिए ईडी भेजी जाती है, चुनाव के बाद ये नजर नहीं आएंगी। ईडी की टीम ने सीकर से राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर में 11 घंटे तक भी छापा मारा। जयपुर के सिविल लाइंस में भी सरकारी आवास पर ईडी की टीम पहुंची थी। छापों के बाद डोटासरा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया जिसमें लिखा, सत्यमेव जयते। इस कार्रवाई के बाद वैभव गहलोत को शुक्रवार को ईडी ने समन किया था। वैभव गहलोत के समर्थन में कांग्रेस के दूसरे कद्दावर नेता सचिन पायलट ही आ गए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मुख्यमंत्री जी के बेटे वैभव गहलोत को जो समन दिया गया है वो भी आप जानते हैं। उन्होंने खुद कहा, वैभव ने, कि ये 12 साल पुराना कोई प्रकरण था और पोलिंग डेट अनाउंस होने के बाद अचानक से समन भेजा जाना, सब लोग समझते हैं कि इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। इलेक्शन में अपनी हार देखते हुए इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमजोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे। पायलट के इस समर्थन के बाद गहलोत पायलट के बीच की दूरियां ऐन चुनाव के समय दूर होती दिख रही है। तो टिप्पणीकारों का कहना है कि ईडी ने राजस्थान में कांग्रेस का फायदा किया है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान की दूसरी बड़ी खबर जोधपुर से। यहां भाजपा ने जोधपुर की सिटिंग विधायक सूर्यकांता व्यास को उम्र का कारण बताकर टिकट नकारा। इसके बाद भीतरी शहर में रात 12:15 पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाजपा विधायक सूर्यकांता व्यास के घर आ पहुंचे। सूर्यकांता को बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया है, लिहाजा गहलोत ने उनके घर पहुंचकर अफसोस जताया। जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सूर्यकांता व्यास से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि मैं सम्मान देने गया था। सूर्यकांता से मिलना मेरा वाजिब था क्योंकि सम्मानित महिला और लंबे समय से जोधपुर की सेवा की है उन्होंने। राजनीति के हिसाब से अगर देखें तो सूरसागर में मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या ज्यादा बताई जाती है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया था, लेकिन जीजी व्यास के प्रति सहानुभूति निर्माण होने के बाद संभावना है कि कांग्रेस शायद यहां एक ब्राह्मण उम्मीदवार घोषित कर सकती है। राजस्थान में भाजपा के खेमे में आपको पहले से पता है कि वसुंधरा राजे समर्थकों के बीच नाराजगी है। इस बार राज्य में भाजपा ने किसी को सीएम पद का दावेदार भी नहीं बनाया। पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी में भाजपा है। ऐसे में पार्टी के भीतर बगावत के सुर तेज है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी से संदेश आया है कि कोई भी टिकट नहीं बदले जाएंगे। जारी की गई सूची में 15 प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। इस बीच प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा घोषित प्रत्याशियों में कोई बदलाव नहीं करेगी। जिसको टिकट दिया गया है वही चुनाव लड़ेगा। प्रत्याशी बदलने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ऐसा कहना था भाजपा नेता का। आगे बढ़ते हैं अगले राज्य मध्य प्रदेश की ओर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, कांग्रेस की अड़चनें बढ़ रही है। कुछ ही हफ्तों पहले तक एमपी में कांग्रेस आगे है ऐसा बताया जा रहा था। ओपिनियन पोल भी यही दावा कर रहे हैं, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगभग 7 से 8 सीटों पर बागियों का सामना कर रही है। इसका सामना कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को भी करना पड़ा। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला की गाड़ी घेर ली। सुरजेवाला यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लौट रहे थे।
तभी छतरपुर के बिजवारा से आए कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर कर नारेबाजी शुरू कर दी। सुरजेवाला करीब आधे घंटे तक कार्यकर्ताओं के बीच फंसे रहे। बाद में उन्होंने गाड़ी बदलकर जाना पड़ा। मध्य प्रदेश की आमल सीट पर एक रोचक किस्सा देखने मिला। यहाँ डिप्यूटी कलेक्टर ने कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया और टिकट बंटवारे में उनको टिकट ही नहीं दिया गया। इनका नाम है निशा बंगेर। निशा बंगेर के पास ना तो सरकारी नौकरी है और ना ही कांग्रेस का टिकट। निशा ने इसके बावजूद चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। प्रत्याशियों को नामांकन पीछे लेने की आखिरी तारीख 2 नवंबर है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव के पहले कोई बदलाव करेगी या नहीं। आगे बढ़ते हैं खबर भाजपा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के चित्रकूट में एक महत्वपूर्ण दौरे पर जा रहे हैं। वो यहाँ करीब 3 घंटे तक रुकेंगे और श्री रघुवर मंदिर और श्री राम संस्कृत महाविद्यालय के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 महीने में ये मध्य प्रदेश का 10वां दौरा है। राम मंदिर के अनावरण की घोषणा भी एक चर्चा का मुद्दा रहा। 22 जनवरी को राम मंदिर बनकर तैयार होगा। इसी घोषणा को राजनीतिक फायदे में तब्दील करने की फिराक में भाजपा होगी। बीजेपी ने भोपाल में बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर बताया है कि बन रहा मंदिर फिर से बीजेपी सरकार बनाएगी। ऐसे में एक बार फिर से इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। इसे लेकर जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर क्या बीजेपी का मंदिर है? राम मंदिर तो देश का मंदिर है, सनातनियों का मंदिर है। अगली खबर सिंधिया के खेमे से। 2020 के उलटफेर के वक्त सिंधिया के समर्थन में जिन 25 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी थी, उनमें से 18 को बीजेपी ने रिपीट कर दिया है। टिकट पाने वालों में से 10 सिंधिया समर्थक मंत्री शामिल हैं। जानकारों के अनुसार ये चुनाव सिंधिया के लिए बड़ी परीक्षा है। उनके समर्थकों को टिकट मिल गए हैं, लेकिन असली मुश्किल वही है जिन्हें जीतना होगा। यह सिंधिया के लिए एक बड़ा काम होगा। आगे बढ़ते हैं अगले राज्य छत्तीसगढ़ की ओर। इलेक्शन कमीशन ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पिछले सप्ताह ही राज्य के इकलौते मुस्लिम मंत्री मोहम्मद अकबर को निशाना बनाकर की गई टिप्पणियों के लिए असम के मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने 18 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में अपने भाषण के दौरान अकबर पर निशाना साधते हुए क्या कहा था, सुन लीजिए। ये देश हिंदू का रहेगा। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखाओ। आपसे मुझको सेकुलरिज्म का भाषा सीखना नहीं है। अभी अभी हमारा सांसद जी ने भाषण दिया था, वसुधैव कुटुंबकम, हम जानता हूँ वसुधैव कुटुंबकम विश्व को हम दिया हो। हमें सेकुलरिज्म का बात मत सिखाओ। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप राम मंदिर को तोड़ के आप बाबर का नाम में मस्जिद बनाएगा, इसको सेकुलरिज्म नहीं बोलता है। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए चुनाव आचार संहिता के लिए एक प्रावधान की याद दिलाई है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 28 और 29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में एक प्रदेशीय टूर पर रहेंगे। उनकी यात्रा के दौरान वह फरसगांव, भानुप्रतापपुर और कवर्धा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर छत्तीसगढ़ आएंगी। बिलासपुर जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी भी 30 अक्टूबर को नामांकन पत्र जमा करेंगे। इसके पहले एक रैली निकाली जाएगी जिसमें प्रियंका और भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। अब बात अगले चुनावी राज्य तेलंगाना की। यहाँ भाजपा ने अपने सस्पेंड किए हुए विधायक टी राजा को फिर से टिकट दिया है। टी राजा न केवल तेलंगाना में ही बल्कि पूरे देश में नफरती भाषणों के लिए जाने जाते हैं। उनको गोशमहल से उतारकर भाजपा तेलंगाना में एंट्री करने की फिराक में है। इसलिए आने वाले दिनों में तेलंगाना में खुद अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। हालांकि भाजपा के लिए योगी ने हैदराबाद के चुनाव में भी प्रचार किया था, लेकिन बावजूद इसके एमआईएम को वो हरा नहीं पाए थे। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा तेलंगाना में समीकरण बिगाड़ पाएगी या नहीं। बता दें कि राज्य में बीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने मिल रहा है, लेकिन एमआईएम भी एक मजबूत दावेदार है। आने वाले 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी द्वारा एआईएम ने अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। इस देरी का कारण संगठन के आंतरिक मुद्दे हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। हैदराबाद में 7 विधायक होने के बावजूद इसमें कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं, ऐसा भी कहा गया। 2014 के चुनाव के बाद एमआईएम और बीआरएस ने यह दावा किया है कि वह फ्रेंडली रिलेशंस में है। देखना होगा कि बीआरएस कैसे प्रतिक्रिया दिखाती है या
कैसे प्रतिक्रिया करती है अगर ओवैसी हैदराबाद शहर के बाहर के क्षेत्रों में उम्मीदवार देने के लिए तैयारी करते हैं। अब आखिरी चुनावी राज्य मिजोरम की खबरें। मिजोरम में चुनाव 7 नवंबर को होने हैं। यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस प्रमुख दावेदार है। मिजो नेशनल फ्रंट, जो कि भाजपा की सहयोगी रही है, इस चुनाव में वो भाजपा से दूरी बनाती नजर आ रही है। बता दें कि मिजोरम में 85% से ज्यादा आबादी ईसाई धर्म मानने वाले लोगों की है और बगल वाले मणिपुर में हो रही हिंसा के परिणाम स्वरूप मिजो नेशनल फ्रंट अपने और भाजपा के बीच दूरी होने की बात कर रही है। मिजोरम के लोगों के बीच मणिपुर के कुकी क्रिश्चियन लोगों के लिए सद्भावना है। ऐसे में मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने सोमवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम आएंगे तो वो उनके साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 30 अक्टूबर को राज्य के पश्चिमी हिस्से में स्थित ममित शहर का दौरा कर सकते हैं और यहाँ बीजेपी उम्मीदवारों के लिए उनके प्रचार करने की संभावना बताई जा रही है। तो ये था एक संक्षिप्त ब्यौरा 5 राज्यों के चुनाव का। अब जाते जाते हमारा फन सेगमेंट वायरल क्या है। वायरल क्या है में आज एक वीडियो भाजपा और बीआरएस के नेताओं के बीच लाइव डिबेट में हुई मारपिटाई का। और दूसरा वीडियो कांग्रेस के सोशल मीडिया से ईडी की कार्रवाई पर एक गाना। ईडी 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 ईडी, ये ईडी ईडी क्या है? ये ईडी ईडी, ये ईडी ईडी क्या है? ये ईडी ईडी। जब बेरोजगारी भत्ता मिले तो मोदी भेजते हैं। पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे, अब हम मैं समझता हूँ पीछे नहीं है, काफी आगे बढ़ चुके हैं। मित्रों, आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने का चुनाव